नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो कक्षा होने वाला है सहायक शिक्षक का अगला वीडियो है ये, और इसमें हम पर्यावरण से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें सहायक शिक्षक से लगभग आज ही के क्लास से सहायक शिक्षक से लगभग 4 प्रश्न और स्टेट से लगभग 3 प्रश्न, मेरे ख्याल से टोटल 7 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बोल दूं कि जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, ये वीडियो YouTube पर भी डलेगा। YouTube पर इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं या कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते वे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि 7 प्रश्न अगर सीजी टेट में पूछा है या फिर टेट में पूछा है, 7 प्रश्न टेट और सहायक शिक्षक मिला करके पूछा है, तो 7 प्रश्न कम नहीं होते। 150 में से 7 प्रश्न आपके इस वीडियो से बनेंगे। इस वजह से हमने ये सोचा है कि ये पूरा का पूरा क्लास YouTube में डालेंगे। ये वाला आज वाला वीडियो नंबर 7 होगा मेरे ख्याल से। साथ ही इसका फ्री में PDF देंगे सभी लोगों को। तो जो लोग YouTube पर देख रहे हैं इसको, वो इस नंबर को सबसे पहले पेन उठाएं और नोट डाउन करें 94 064 21 014। इस नंबर को सेव करें। अभी पेन उठाइए, देखिए नहीं, उठाइए और लिखिए। और नहीं हो तो वीडियो को पॉज करिए, जाइए पेन लेके आइए और लिखिए। और लिख करके फिर इस नंबर को सेव करें और व्हाट्सएप में लिख करके भेजिएगा कि ये जो भी वीडियो नंबर है, कौन सा वीडियो नंबर पहले देख लेता हूं। हाँ, वीडियो नंबर 7 सहायक, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा चाहे, अगर अंग्रेजी अच्छा हो तो। सहायक वीडियो 7 PDF ऐसा लिख करके बस आप भेज दीजिएगा। ये PDF आपको दे दिया जाएगा। ये बात रही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं एकदम क्लियर कर दूं कि क्योंकि 7 प्रश्न कम नहीं है। जो टेट में पूछा है वो आपके सहायक शिक्षक में पूछ लेगा, जो सहायक शिक्षक में पूछा है वो टेट में पूछ लेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, समझते जाइएगा। आज की जो कक्षा है उस पर वो टॉपिक है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। इसको देखेंगे हम कि आखिर बच्चे किसी भी चीज़ को सीखते कैसे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। इसमें 2-3 नए कंसेप्ट होंगे। रचनावाद क्या है, स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, और यहाँ से प्रश्न धड़ल्ले तौर पे पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो एकदम ध्यान से 2 बार 3 बार देखिएगा। और जो लोग इस हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चाहे जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चे सीखते कैसे। एक एक पॉइंट देखते हैं। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इस विषय में हमने पहले वीडियो में बात कर ली है। जो लोग कोर्स ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर आधारित होता है। बच्चों के सामने अनेक समस्याएं, वस्तुएं, दृश्य, परिदृश्य, घटनाएं आदि दृष्टिगोचर होती है। मतलब बच्चों के सामने बहुत सारी चीजें दिखती हैं, दृश्य परिदृश्य आते हैं, घटनाएं आती हैं, और उनसे बच्चे कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। जैसे जब बच्चे किसी के साथ खेलते हैं तो वो पता करने की कोशिश करते हैं कि वह उस चीज के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो मान लीजिए इसको खेल रहा है, छोटा बच्चा मान लीजिए है 4-5 साल का, तो इससे खेल रहा है। तो इसमें तो पहली बात तो चीज़ों को संचालित करना सीखेगा। मैं इस डिजिटल बोर्ड को संचालित करना सीखूंगा तो बच्चा भी सीखेगा। इस नंबर को दबा के, इस नंबर को दबा करके क्या होता है। फिर हो सकता है इसका बैटरी निकाल करके ऐसे चक्का बना करके खेलना सीखे। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखना चाहते हैं एक ही चीज़ से, और उसको सीखते भी जब उनके सामने वो आता है कि वह उस चीज से क्या क्या कर सकते हैं, और साथ में अपनी शारीरिक क्षमताओं को टटोलते हैं। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। शारीरिक क्षमताओं को टटोलने का मतलब क्या मैं इसको खोल सकता हूं, इतनी ताकत है कि मैं इसको पीछे से खोल के बैटरी निकाल सकता हूं, क्या मैं इससे किसी को मार भी सकता हूं, किसी को पीट भी सकता हूं। ये सारी चीजें बच्चे देखते हैं कि इसका कितना मल्टीपर्पज
यूज हो सकता है, कितना मतलब मल्टी यूज हो सकता है, कितने बहुउद्देश्य हो सकते हैं किसी चीज के। इस पेन से लिखा भी जा सकता है, इस पेन से किसी को ऐसे भोंका भी जा सकता है। तो बच्चे सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे धीरे धीरे। तो ये कार्य उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि वे अपने शारीरिक क्षमताओं को किस तरीके से विकसित कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा गेंद से खेल रहा है, अब गेंद से यहां से फेंका, अब वहां चला गया दूर, अब दूर गया, अब यहां से वो उसको लेने जा सकता है कि नहीं जा सकता। इससे क्या होता है, उसके शारीरिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, यही है शारीरिक क्षमता को टटोलने का प्रयास करना, और ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चे नई चीजें सीखने में बहुत उत्सुक होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, और सिर्फ बड़ों द्वारा थोपी गई हिदायतों में चिपके नहीं रहना चाहते। इसीलिए आपको देखते होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको लाख मना करो कि स्विच को मत छुओ, इसको मत करो, उसको मत करो, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो बच्चे भरोसा नहीं करते, वो एक दो बार छू के ही देखते हैं। हालांकि एक बार जब वो गर्म चीजों को छू लेते हैं तो फिर छूना पसंद नहीं करते, ये उनका अनुभव उनको मिल जाता है, मजा मिल जाता है गर्म चीजों का जलने का, तो फिर वो नहीं करते। लेकिन फिर भी वो लोगों की हिदायत को मानना नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ नया होगा। और एक चीज मैं बताऊं, अगर बच्चे बड़ों की हिदायत को मानना चालू कर देंगे ना, कोई भी इनोवेशन नहीं होगा। यानी बड़ों की बातों को 100% बच्चे मान लें कि हाँ ये ऐसा ही होता है, चाहे वैसा ही होता है, तो कोई भी इनोवेशन फिर नहीं होगा, बच्चे कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे, बच्चे एक मशीन की तरह हो जाएंगे। इसलिए ये जरूरी भी है कि वे नई नई चीजों को सीखने में अपनी दिलचस्पी लगाएं और बड़ों की हिदायत को मानने से इनकार कर दें। और इसीलिए आप देखते होंगे ना, छोटे बच्चे जो बचपन में बहुत बदमाश होते हैं, बहुत ज्यादा बदमाश, चीजों को देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी घटना मेरी ही बता देता हूं। मेरी उम्र उस समय लगभग रही होगी 8 साल रही होगी, 8 से 9 साल रही होगी। तो आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कैसे होता है चुनौतीपूर्ण कार्य। तो जो आप इसके अंदर जो बैटरी लगा होगा ना, सेल जिसको बोलते हैं, गोल वाला जो सेल लगता है, बैटरी लगता है, वो बैटरी आखिर दोबारा चार्ज क्यों नहीं हो सकता? जब बैटरी एक बार खराब हो गया तो क्या दोबारा भी चार्ज हो सकता है? तो कई बार हमने पढ़ा था, कई बार मैं सुना था कि बैटरी जो भी चार्ज होता है वो बिजली से चार्ज होता है। तो मैं और मेरे एक मामा का लड़का जो कि मेरे ही उम्र का था, हम लोग दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम इस बैटरी को चार्ज करेंगे। अब बैटरी को चार्ज करने की प्रक्रिया में हुई क्या, तो हम बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? बैटरी इस तरीके का था, इस तरफ माइनस था, इस तरफ प्लस था। तो आखिर बिजली से चार्ज करते हैं तो इतनी तो समझ आ गई थी कि बिजली में एक माइनस, मतलब 2 तार होते हैं। तो जब बैटरी में एक माइनस और एक प्लस होता है तो तार में भी एक माइनस और एक प्लस होता होगा। तो हमने क्या किया, माइनस वाले को इधर से, जो नीले रंग का था उसको इधर से, और जो लाल रंग का था उसको इधर से टच किया, और टच करते ही जान रहे हैं बैटरी फट गया। उस दिन हमको पता चला कि बैटरी जो है डायरेक्ट बिजली से चार्ज नहीं हो सकता। अगर वो बिजली से चार्ज हो जाता, डायरेक्ट बिजली से चार्ज हो जाता, तो सोचिए हम कितना बड़ा इनोवेशन कर देते समाज के लिए कि आप डायरेक्ट तार लगाइए और वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। जैसे हमने सीखा, कम से कम एक बात तो सीखा कि हाँ इससे चार्ज नहीं होता है, बल्कि दुर्घटना हो जाती है, जैसे बैटरी फट गया। बच्चे अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार वस्तुओं को देखकर, छूकर उसके बारे में अनुभव प्राप्त करता है और धीरे धीरे प्रत्यय निर्माण करता है। प्रत्यय निर्माण करने का मतलब क्या हुआ? हर एक शब्द के मीनिंग को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्यय निर्माण करने का मतलब एक अपना नजरिया बनाता है, एक अपना नजरिया बनाता है। जैसे कितनी बड़ी बात है कि मैं इस चीज को यहां से ऐसे लुढ़का के, ऐसे मान लीजिए ऐसे किसी सरफेस पे या फिर फर्श पे ऐसे लुढ़का के फेंकूंगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन मैं उसी के बगल में गेंद रखूं, उसको उतना ही फोर्स लगाऊं, उतने ही दबाव के साथ फेंकूं तो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो बच्चे ने क्या सीखा कि भाई एक जो समतल चीज है उसको फेंकूंगा मैं, और एक बॉल को फेंकूंगा, बॉल ज्यादा दूर जाएगा। तो इसी चीज को बताया गया है, वो एक प्रत्यय का निर्माण करता है, एक अपना नजरिया निर्धारित करता है कि हाँ बॉल ज्यादा दूर गया
और ये जो रिमोट है वो ज्यादा दूर नहीं गया, तो हमको अगर फेंकना है ज्यादा दूरी तक तो हमको बॉल फेंकना चाहिए सेम फोर्स में अगर फेंकना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है। मतलब प्रत्यय निर्माण होना मतलब एक नजरिया निर्माण करना। अब आगे आपको एक चीज बढ़ने से पहले एक बता दूं कि इन सभी भागों से, जितने मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए आप देख रहे हैं, इन सभी भागों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो हमको ध्यान से देखते जाना है, क्योंकि अभी प्रश्न रिवाइज जब कराऊंगा तो इन सब चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान से देखना है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीके से नहीं सीखते। आइए और कुछ चीजें देखते हैं। प्रत्यय निर्माण से तात्पर्य यह है कि बच्चे किसी वस्तु, दृश्य, परिदृश्य, घटनाएं आदि को देखता और सुनना अनुभव करता है, तब वो अपने मन में कुछ वस्तु, दृश्य, परिदृश्य, घटनाएं आदि संबंधित कुछ रचनाएं करने लगता है। रचनाएं कर लिया का मतलब ये है, प्रत्यय निर्माण का मतलब तो एक मैं बताया कि भाई ये एक रचना तो कर लिया कि जो भी गोल चीज होगी, बॉल होगा या गेंद होगा, वो ज्यादा तेज जाएगा, तो ये उसके दिमाग में बैठ गया। उसी तरीके से और भी चीजों से संबंधित वो दिमाग में रचनाएं करता है। जैसे आपको अगर किसी बच्चे को बता दिया जाए कि तुम स्वर्ग में जाओ, आप भी बचपन में शायद सीखे होंगे या पढ़े होंगे, चाहे फिर अपनी नानी या दादी से कहानी सुने होंगे कि एक खाट है, उसमें कोई बैठ जाता है और उड़ता है, ठीक है, और फिर कहीं दूसरे देश चला जाता है या फिर दूसरे राज्य में चला जाता है, दूसरे जगह में चला जाता है। खासकर अगर आप नानी के घर होंगे तो उसी खाट में उड़कर आप अपने दादा के घर आ सकते हैं, और दादा के घर है तो उसी खाट में उड़ करके अपने नानी के घर से आ सकते हैं। इतनी ही हमारी समझ हुआ करती थी बचपन में। तो जब बच्चों को एक कहानी सुनाया जाता है तो उनके मन में एक चलने लगता है ना कि भाई खाट ऐसा होगा, उसमें मैं ऐसे लेटा हूंगा या फिर ऐसे बैठा हूंगा, ऐसे चादर ओढ़े हूंगा, फिर ये खाट ऐसे धीरे धीरे उड़ेगा। तो यही चीज तो है, यही चीज है प्रत्यय निर्माण, यानी उनके उनके दिमाग में चीजों की रचना होने लगती है। जैसे मैं अगर किसी बच्चे को बोलूं, अगर एक बच्चा सीख गया कि गेंद गोल होता है, ठीक है, गेंद जो है वो गोल होता है, ये चीज उसने सीख ली कि गेंद हमेशा गोल होता है, तो मैं जब भी उसको बोलूंगा कि गेंद, जैसे ही बोलूंगा गेंद, तो भले लाल गेंद होगा, हरा गेंद होगा, नीला गेंद होगा, पीला गेंद होगा, गुलाबी गेंद होगा, जैसा भी गेंद होगा, लेकिन उसके मन में एक गोल चीज का छवि बनेगा। जैसे मैं पृथ्वी की बात करता हूं, अभी आपको मैं जैसे ही बोला पृथ्वी, तो आपके दिमाग में एक गोल ग्लोब की छवि बनी। आखिर क्यों बनी? क्यों? क्योंकि आप शुरू से पृथ्वी को वैसा ही देखते आए हैं, शुरू से ही पृथ्वी को आप वैसा ही देखते आए हैं। आप एक अनुभव करके देखिएगा, एक छोटा सा अनुभव करके देखिएगा, क्या आपने कभी सपने में अपने आप को मरा हुआ देखा है? बहुत कठिन प्रश्न। क्या आपने अपने सपने में कभी अपने आप को मरा हुआ देखा है? नहीं देखा। और देखा भी है तो आप उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आपको टीवी में दिखाया गया है कि मरने के बाद आत्मा निकलती है और बगल में खड़ी है और देख रही है मेरा शरीर पड़ा हुआ है, उसी तरीके से देखते हैं। आप एक फिल्म देखिएगा, किसका फिल्म है वो, संजय दत्त है उसमें, और ये है सर्किट अपना, आपको मैं वो फिल्म नहीं बोल रहा हूं, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं बोल रहा हूं, एक और फिल्म था गांधीगिरी के ऊपर, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें उसका मतलब रीमेक बना था। तो मुन्ना भाई जो होते हैं, संजय दत्त जो होते हैं, गांधी के बारे में ऐसा उनका विचार रहता है कि गांधी उसके सामने आते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक्चुअल में उनको एक बीमारी होता है, जिस बीमारी की वजह से उनको लगता है कि गांधी मेरे सामने बैठे हुए। वो बीमारी मतलब वो गांधी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है जो प्रश्न के उत्तर उसके दिमाग में पहले से फिट है। समझ गए? जो पहले से उसके दिमाग में उत्तर हैं उन्हीं का ही उत्तर दे पाएगा गांधी। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप चंद्रमा के बारे में वर्णन करें, चंद्रमा में क्या क्या चीजें,
तो आप चंद्रमा के बारे में वही सारी चीजें बता सकते हैं जो आप पढ़े हैं, उसके अलावा और कोई चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ने के बाद अपने दिमाग में चंद्रमा के बारे में वो सारी रचनाएं कर चुके हैं, एक क्रिएशन कर चुके हैं कि चंद्रमा ऐसा होगा या चंद्रमा वैसा होगा। चीन के बारे में मैं बात करूं कि चीन के लोग कैसे होते हैं, क्या उनका मनोभाव होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो आप चीन अगर नहीं गए हैं तो चीन के बारे में वही सारी चीजें आप बता पाएंगे जो आप न्यूज़पेपर के माध्यम आदि से पढ़ते हैं या वीडियो में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। कुल मिला के ये है कि बच्चा जो भी चीज को देखता है उसी चीज के बारे में क्रिएशन करता है, अपने दिमाग में एक रचना बनाता है। जैसे कंप्यूटर के बारे में बच्चे को बता दिए आप एक बार कि कंप्यूटर ये है जिसमें एक मॉनिटर लगा है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू लगा है। जब बच्चा मान लीजिए 5 साल 10 साल तक वही चीज देखता गया कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, अगर उसके बाद उसके सामने एक लैपटॉप रख दिया जाए और बोला जाए ये भी कंप्यूटर है, वो बच्चा मानने को तैयार ही नहीं होगा कि ये कंप्यूटर है। क्योंकि उसने हमेशा देखा है कि एक कीबोर्ड होगा, एक मॉनिटर अलग होगा, उस वायर से जुड़ा होगा और माउस होगा। तो उसमें ना उसको माउस दिखेगा, ना कीबोर्ड दिखेगा अलग से, ना तो वायर दिखेगा, तो वो कैसे मानेगा कि वो कंप्यूटर है। यानी उसने रचना कर ली है कंप्यूटर को एक अलग माध्यम से, डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसी चीज को, ये जो रचना की व्यवस्था है ना, इसी को आप बोलते हैं रचनावाद का सिद्धांत। मतलब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में रचनावाद का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, रचनावाद का एक सिद्धांत है जो कि बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और ये रचनावाद का सिद्धांत यही बताने की कोशिश करता है कि जब भी बच्चा कुछ चीजें देखता है तो अपने मन में उसकी एक छवि बनाना शुरू कर देता है। यानी बच्चा यदि बचपन से हरे रंग का ही गेंद देखा है और उसी को गेंद जानता है और उसके 25 वर्ष की उम्र के बाद कोई बोले लाल रंग का ये देखो, ये भी गेंद है, तो मानने को तैयार नहीं होगा। क्लियर है? तो क्योंकि उसने हमेशा हरे रंग का ही गेंद देखा है और उसी की रचना अपने दिमाग में की है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि रचनावाद का सिद्धांत क्या होता है। रचनावाद सीखने का एक सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान का निर्माण मानसिक गतिविधि के आधार पर होता है। मानसिक गतिविधि के आधार पर होने का मतलब क्या है? जब भी बच्चा कोई भी सामान देखा, कोई भी चीज देखा, कोई भी दृश्य देखा, तो वो अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है। आखिर आप सोच के देखिए कि आपने बचपन में एक गेंद देखा, गोल गेंद देखा, ठीक है। आप गोल गेंद देखने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको एक गेंद दिखाया गया चमकीला, तो आप उस गोल गेंद को देखने के बाद एक छवि बना लेते हैं कि गेंद जो भी होगा वो गोल होगा। तो चमकीला जो आपको गेंद दिखाया गया वो गेंद था मान लीजिए लोहे का, जिसको आप क्या बोलते हैं? छर्रा बोलते हैं। छर्रा छोटा होता है, साइकिल वगैरह में लगता है ना, छोटा छर्रा, वही छर्रे का बड़ा रूप। और आपको कोई बोले कि ये गेंद नहीं है, छर्रा है मेरे भाई, भले ही मान लीजिए हरे रंग का ही गेंद देखा और हरे रंग का ही छर्रा दिखा दिया गया आपको, तो आपको कोई बोलेगा कि ये गेंद नहीं है, छर्रा है, तो आप कैसे मानेंगे कि वो छर्रा है? क्योंकि आपके मन में छवि बन चुकी है कि हरे रंग का जो भी गोल चीज है वो गेंद है। और ये छवि क्यों बनी? क्योंकि इसी रचनावाद के सिद्धांत के हिसाब से आपने सीखने की प्रक्रिया शुरू की। जो रचनावाद का सिद्धांत आप पढ़ने जा रहे हैं, या फिर मैं थोड़ा सा पढ़ा भी चुका हूं, इसमें बच्चों के अनुभवों, उनकी जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर उनके द्वारा की गई गतिविधि को शामिल किया जाता है। बच्चों को विभिन्न किस्म की कई गतिविधियों के माध्यम से किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू को टटोलने की जरूरत होती है और बच्चे उन पहलुओं को टटोलने का मानसिक प्रयास करता है। ये गतिविधियां बच्चों के लिए दिलचस्प होनी चाहिए। इन गतिविधियों को करके जो कुछ सीखा उसके बारे में बातचीत कर वह किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाती है। तो मोटे तौर पर यह सीखने की एक रचनावादी तरीका है। रचनावादी कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज आपने देखा, उसका एक विजुअल इमेज आपके दिमाग में छप गया
और वो जो विजुअल इमेज आपके दिमाग में छप गया, वही इमेज फिर आपको जा करके कभी भी रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप वैसी चीजों को देखेंगे तो अचानक से बोलेंगे ये गेंद है, उसे वैसे ही चीजों को आप देखेंगे तो बोलेंगे डंडा है, क्योंकि डंडा आपके दिमाग में डंडा का एक चित्र बन चुका है कि डंडा इस तरीके का होता है। क्लियर है? रचनावाद सिद्धांत का मतलब यह है कि बच्चा चीजों को करके देख के अपने दिमाग में उसकी एक छवि बनाता है, उसी को रचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। बच्चों को सीखने के तरीके में सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति हुए, जिसमें स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे थे और एल.एस. वायगोत्स्की थे। ये दो नाम आपको याद रखने हैं और हो सकता है इसमें से प्रश्न भी पूछा गया हो अगर आगे आ गया तो। ये दो व्यक्ति जो थे, एक रूस के थे, एक स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने बच्चों के अवलोकन की परिकल्पना बनाई और बच्चे कैसे सीखते हैं इस परिकल्पना की वैज्ञानिक जांच की। इस प्रक्रिया में उन्होंने रचनावाद के समूचे सिद्धांत की रचना की, यानी समूचा सिद्धांत उन्होंने रचनावाद के विषय में दिया। तो आपसे पूछा गया कि रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, जीन पियाजे और एलवाइत्स्की। और आपसे अगर पूछा गया रचनावाद सिद्धांत क्या है, तो सीधी सी बात है कि आप बच्चे जो कुछ भी चीज देखते हैं या जो भी कुछ चीज सीखते हैं उसके बारे में अपने दिमाग में एक रचना बनाने लगते हैं। आप सोच के देखिए ना, आप शिव शंकर यानी भगवान शंकर, अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे या फिर गैर हिंदू धर्म के भी मानने वाले होंगे, तो भगवान शंकर की छवि आप वैसे ही देख पाते हैं। भले ही भगवान शंकर कैसे भी होंगे, लेकिन आप वैसे ही देख पाते हैं जैसा कि आपको टीवी में दिखाया गया। ऐसा क्यों है? अगर कोई व्यक्ति आकर के आपके सामने बोले कि मैं भगवान शंकर हूं, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, तो आप मानेंगे ही नहीं, आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपके मन में जो सीखने की प्रक्रिया है वो रचनावादी प्रक्रिया चल रही है। आपके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ, भगवान शंकर थोड़े नीले रंग के होंगे, थोड़ा भभूत लगाए होंगे, नीचे शेर का खाल पहने होंगे, गले में सांप होगा जो ऐसे फो 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 करता रहा होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके बोला नहीं मैं भगवान शंकर हूं, वो भगवान जो नाग है वो भगवान शंकर नहीं है मान लीजिए, लेकिन जो कोई दूसरा व्यक्ति आके बोल रहा है आप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने एक छवि बना ली है अपने दिमाग में कि हाँ भगवान शंकर वैसे ही होते। समझ गए? इसी विषय में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। दरअसल मुस्लिम धर्म में एक मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर भेजे जाते हैं, यानी पैगंबर का मतलब होता है जो भगवान की बातों को या फिर ईश्वर या अल्लाह या खुदा जो भी माने आप, उसकी बातों को जनता तक, मतलब लोगों तक बताए, पृथ्वी के लोगों को बताए। तो उसमें कई पैगंबर आए और सबसे आखिरी पैगंबर जो माने जाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद हैं। पैगंबर मतलब मैसेंजर, उन्होंने एक मैसेज लेकर के आया कि इस तरीके से चला, और उसी पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की रचना की, कुरान के बारे में लिखा, कुरान मतलब कुरान लिखा, ऐसा माना जाता है। और कुरान के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कुरान पढ़ने की चीज नहीं है, कुरान गाने की चीज है। कुरान को गाया जाता है, कुरान का मतलब ही है गीत, कुरान का मतलब ही है गीत। और उसी पैगंबर मोहम्मद ने भी घोषणा कर दी कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, यानी अब कोई मैसेंजर नहीं आएगा, जो भी भगवान की बातें थी उसको मैंने इस कुरान में लिख दिया है, अब यही कुरान आगे चलेगा, अब कोई मैसेंजर जो पैगंबर है वह नहीं आएगा। लेकिन क्या हुई? एक घटना हुई कि एक आदमी आया और बोला कि मैं पैगंबर हूं, आ गया। वो आदमी बहुत वास्तविक था, यानी एक्चुअल में वो भगवान का मैसेंजर था, लेकिन लोगों के मन में क्या धारणा बनी थी? ये बात होगी 1892 के आसपास की, और ये बात है मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया की। और वो आदमी आया और बोला कि मैं ही पैगंबर हूं, और लोगों ने उसको मार डाला, कुचल डाला। क्यों? क्योंकि वो कुरान पे आस्था रखते थे, और कुरान ये कहता है, यानी हजरत मोहम्मद, जो जिनका नाम हजरत मोहम्मद पूरा था, तो
जो वो पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद कहते हैं कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो लोगों के मन में विश्वास बन गया और लोगों ने धारणा बना ली, ये रचना कर ली कि अब कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर नहीं आएगा। समझ गए? तो ये चीजें आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे दिमाग में चीजें चलती। तो यही दो व्यक्ति थे जो जीन पियाजे थे और एलएस वागस्की थे। उन्होंने बताया रचनावाद क्या है और रचनावाद का सिद्धांत कैसे काम करता है, कैसे लोगों के दिमाग में अंकित होता जाता है चीज, और उसी के हिसाब से वो परसेप्शन या प्रत्यय बनाना शुरू करते हैं या एक धारणा बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से चीजें चलती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए आइए पहले हम समझें कि कोई बच्चा अपने मन में किसी अवधारणा की तस्वीर कैसे बनाता है, और इस अवधारणा की तस्वीर को समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी होंगी, दो टर्म्स समझने होंगे। एक का टर्म्स का नाम है स्कीम और दूसरे का स्कीमा। और स्कीम में वो वाली स्कीम नहीं है जो कि अक्षय कुमार और परेश रावल और सुनील शेट्टी की जो फिल्म थी जिसमें एक का डबल हो जाता है। उन्होंने काफी करोड़ रुपए लगाए होते हैं, 1 करोड़ मेरे ख्याल से, और 1 करोड़ का 2 करोड़ लाने का एक उनके ऊपर मतलब आने का एक उम्मीद रहता है, जो कि पैसा डूब जाता है। वो वाला स्कीम नहीं, ये स्कीम अलग स्कीम है। ठीक है, तो इस स्कीम को हम समझेंगे। ये बच्चों के सीखने के विषय में स्कीम्स और स्कीमा दो धारणाएं हैं या दो प्रमुख कंसेप्ट हैं, जो प्रमुख अवधारणा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। तो स्कीम और स्कीमा को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सारी चीजें हमसे रिवाइज मतलब रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमने 2-3 चीजें सीखी। पहला तो हमने सीखा कि सीखना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति से पर ही निर्भर करता है। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो जो भी वस्तुएं, परिदृश्य, घटनाएं उनके सामने आती हैं, उन सब चीजों से बच्चे सीखते हैं। और जब वो खेलते हैं, वो चुनौतीपूर्ण कार्य अपने आप को मानते हैं, उससे शारीरिक क्षमता का भी वो देखते हैं। प्रत्यय निर्माण यानी दिमाग में कुछ चीजों का एक तस्वीर बना लेना, कुल मिला के वर्चुअल तस्वीर, उसको प्रत्यय निर्माण कहते हैं। उसी विषय में हमने रचनावाद के बारे में पढ़ा कि रचनावाद क्या होता है, और रचनावाद के दो प्रमुख विचारक के नाम भी पढ़े जो कि इसके बारे में बताए, रचनावाद के बारे में। और एक थे आपके स्विट्जरलैंड के जो पियाजे थे, और वागस्की जो थे वो रूस के हुआ करते थे। चलिए अब हम चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने जो पढ़ा, मेरा पढ़ाने का पैटर्न तो यही है, आपको पता है कि जो चीजें आपने पढ़ी वो चीजें रिवाइज हो पा रही हैं, आपसे बन रहा है प्रश्न या नहीं बन रहा है वो देखते हैं। और नहीं बन रहा है तो क्या समस्या आ रही है। देखिए सीजी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका हो सकता है? ऑप्शन ए है गतिविधि के माध्यम से, ऑप्शन बी है कक्षा में अध्यापन से, ऑप्शन सी है रेखा चित्र बनाकर, ऑप्शन डी है बातचीत करके। तो सही उत्तर क्या होगा? आप सोच के देखिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से सही उत्तर गतिविधियों के माध्यम से होगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ा भी है ध्यान से। मैं फिर से दिखा देता हूं, कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं आपको दिखा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा उसमें से प्रश्न आएंगे, ये बात कंफर्म है। इस बार हो सकता है कि रचनावाद से प्रश्न आ जाए, देखते हैं कहां से पढ़ा हमने। देखिए बच्चे जब किसी चीज के साथ खेलते हैं यानी कोई गतिविधि करते हैं, तो उस चीजों में क्या क्या है ये पता करने का प्रयास करते हैं। ये उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ये भी हमने पढ़ा। और एक जगह और कहीं पे हमने पढ़ा होगा गतिविधि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है। इसीलिए तो क्वेश्चन डलवा दिया हूं कि गतिविधि वाला भाग भी आपके लिए मतलब और भी चीजें जो छूटने छूटने टाइप का लगे वो चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चा किसी भी चीज के साथ गतिविधि करता है, इसके साथ खेलेगा, गतिविधि करेगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि इससे क्या क्या सीख सकता है और इससे क्या क्या सीखता है वो। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? सीजी टेट 2019 में पूछा गया।
कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं बताया हूं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। अगर मैं बोलूं तो दिखा देता हूं, पहले एक उदाहरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। कार्य करने में खुद की मदद क्या रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग होगा या नहीं होगा? सबसे पहला ऑप्शन बी से शुरू करते हैं। तो हाँ, कार्य करने में खुद की मदद यानी बच्चा खुद ही करता है, खुद ही सीखता है, यानी ऑप्शन बी तो इसका भाग है, यानी ये तो इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, कार्य सहज हो जाता है। जब बच्चा सीखता है, जब चीजों के विषय में छवि बनाना शुरू करता है, तो फिर मान लीजिए एक बच्चा देखा तोता, हरे रंग का, लाल चोंच और 2 पैर, पंख, ऐसा देखा, फिर से वो उसी प्रकार के किसी प्राणी को सीखेगा, देखेगा, तो उसको फिर से एक प्रत्यय बनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि सामने वाला क्या है, तोता है कि मैना है। फट से बोल देगा ये तोता ही है, इसको मैंने पहले भी देखा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक छवि बना हुआ है। प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है, ये तो भाई अभी भी बता दिया, मैं तोता एक बार देखा, फिर दोबारा देखा, फिर तिबारा देखेगा, तो बार बार उसके दिमाग में बढ़ जाएगा, हाँ तोता ऐसा ही होता है। एक ऑप्शन देख रहे हैं, कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, तो ये नहीं अगर होता ना तो ये सेंटेंस सही हो जाता, अर्थात यही वाला क्वेश्चन, मतलब यही वाला लाइन जो है वो सही है, ऑप्शन ए। यानी रचनावादी ढंग की से सीखने की प्रक्रिया का भाग ये नहीं है, यानी जो कहना ये चाहता है, कार्य करने में जानकार व्यक्ति से मदद मिलती है, ये चारों चीजें अगर यहां पे नहीं को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो ये चारों चीजें रचनावाद में शामिल हो जाएंगी, रचनावादी प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगी। और ये देखिए सीजी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, और मैं इसको पढ़ाया भी हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया हूं, अभी ही पढ़ाया हूं, उसके बाद ही क्वेश्चन आया है, आप ध्यान से नहीं देखे होंगे तो आपकी गलती। अब देखते हैं सहायक शिक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी है अनुभव पर। तो आप सोचिए, पहला बात हम मिला के देखते हैं, क्या रचनावादी सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है? तो हाँ, बच्चा किसी चीज को देखता है, उसका एनालिसिस करता है कि हाँ ये गेंद है और ये वाला सफेद कलर का रिमोट है और ये काला कलर का रिमोट है, तो इसके विषय में अवलोकन करेगा बच्चा, तो अवलोकन तो सही हो गया। वैज्ञानिक अध्ययन पर, तो हाँ, रचनावादी जो सिद्धांत दिया गया है वो एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। और बच्चा जो अनुभव पहले से लेता है उसको बाद के कार्यों में प्रयोग करता है, बाद सीखने में प्रयोग करता है, तो अनुभव पर भी सही हो जाएगा। लेकिन क्या ये तीनों अगर सही हो जाएगा तो हम सही उत्तर क्या लेंगे? तो हमको एक्चुअल में अगर ये अनुभव वाला सी ऑप्शन में होता और नीचे लिखा रहता उपरोक्त सभी, तो वो सही आंसर होता। इसी वजह से व्यापम ने इसका जो एग्जाम के बाद आंसर की लाया, तो आंसर की सबसे पहले उन्होंने आंसर की में क्या लिया, ए और बी दोनों, लेकिन कुछ उसमें दावा आपत्ति हुआ तो इसने फिर इस ऑप्शन को ही विलोपित कर दिया, इस क्वेश्चन को ही विलोपित कर दिया, अर्थात तीनों सही होंगे, अवलोकन, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुभव, तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया। तो हम भी इसको विलोपित मान लेते हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने इसको बता दिया है कि रचनावाद का सिद्धांत बच्चों का अवलोकन करके बताई गई परिकल्पना और उस परिकल्पना की वैज्ञानिक जांच के साथ साथ उसके अनुभवों पर भी निर्भर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता दूं कि अगर आप सहायक शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और YouTube में देख रहे हैं वीडियो, तो सारी वीडियोस हमारी फ्री में YouTube में उपलब्ध नहीं होंगी। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है जो शुरू में मैंने PDF के लिए बताया था। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ऑप्शन ए है गतिविधि इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधि मतलब जो प्रैक्टिकल करना है वो,
गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, या गतिविधियां पाठ्य पुस्तक से अलग अलग स्थानों पर हो। तो बताइए, आपसे मैं ये एक बात पूछूं कि मैं सबसे पहले पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्या आपके लिए सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। जैसे थ्योरी होता जा रहा है, साथ में क्वेश्चन भी करते जाएं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इस वजह से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, ताकि वो प्रकरण पढ़े, यानी जो चीजें दी गई हैं उनको पढ़े और उसका फिर प्रैक्टिकल भी करके देखे। तो ऑप्शन सी सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। सहायक शिक्षक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी गतिविधि का भाग नहीं है? देखते हैं कौन सी गतिविधि का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कौन सी गतिविधि का भाग नहीं है। मानसिक प्रयास, तो हाँ, जब बच्चा कोई भी गतिविधि करता है तो उसके दिमाग में उसको करने के लिए एक कमांड मिलता है दिमाग से, तभी, यानी दिमाग तो मानसिक काम कर रहा है। उसके बाद देखें बच्चे की सक्रिय भागीदारी, तो हाँ, बच्चा उपस्थित होता है, खुद ही इसको तोड़ता है, खुद ही इसको फोड़ता है, फिर निकाल के देखता है कि हाँ गोल गोल बैटरी है कि नहीं, तो इसका मतलब वो सक्रिय भागीदारी भी निभा रहा है। चुनौती तत्व नहीं होता, इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी, प्रकृति दिलचस्प होती है। इसको तो मैं पढ़ाया भी हूँ आपको पहले पढ़ाया भी हूं कि इसकी प्रकृति दिलचस्प होती है, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, ये बड़ा दिलचस्प होता है, रोमांचकारी होता है। चुनौती तत्व नहीं होता, ये लाइन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है ये, कि इसको खोलना मेरे लिए एक चुनौती है, बल लगाना है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और मैं ये करके रहूंगा। ये क्या है? चुनौती है बच्चे के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं सहायक शिक्षक। देखिए, मैं बोला था लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है सहायक शिक्षक में, उसमें और सीजीटेट में। निम्न में से कौन सा गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, कोई अनुभव। तो हमने अभी पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। गतिविधि का मतलब क्या है? गतिविधि का मतलब यह है कि बच्चा कोई भी काम करके देखता है, प्रैक्टिकल करके देखता है, खुद करके देखता है, चाहे वो खेल के माध्यम से करके देखे, चाहे चीजों को तोड़ के देखे, चाहे फोड़ के देखे, चाहे मार के देखे, चाहे पीट के देखे, जैसा भी देखे, लेकिन बच्चा खुद से देखता है। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं पहला है सामग्री का उपयोग, एक गेंद से वो खेल रहा है, गेंद क्या है? सामग्री है, सामग्री का उपयोग किया। दूसरा खेल, जो खेल खेल में सीख रहा है, गेंद से ही खेल रहा है, खेल क्या हुआ? उसके गतिविधि का भाग हो गया। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, ये क्या गतिविधि का भाग है? पता नहीं। अब देखते हैं कोई अनुभव। कोई अनुभव मतलब मान लीजिए वो खेल रहा है, खेल से कुछ चीजें सीख रहा है, तो पहले जब वो अनुभव किया था, ऐसा मत सोचिएगा क्रिकेट ही खेले, वॉलीबॉल ही खेले, वैसा नहीं। छोटा बच्चा वो सब नहीं खेलता, छोटा बच्चा ऐसे ही टूं टूं टाटा टू कुछ भी खेलता है, ठीक है। आप देखें वो बड़े प्यारे होते हैं बच्चे। तो छोटा बच्चा जब खेलता है ना, तो कोई अनुभव उसके लिए काम करता है। कैसा अनुभव? जैसे सबसे पहले मैं बताया था कि इसको ऐसे फेंक के देखा, फिर बॉल को फेंक के देखा, तो उसको पता है कि बॉल ज्यादा दूर तक जाएगा। अब उसको पता नहीं है बॉल क्यों ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन इतना अनुभव तो है पहले से। तो जब वो खेलना शुरू करेगा, मान लीजिए यहां से कुछ दूरी पर उधर कुछ चीज को ऐसे ऐसे ढकेल करके मारना है, ढकेल करके मारता है। मान लीजिए एक पेंसिल जीत मैं खेलता हूं। पेंसिल जीत जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए, पहले हम लोग क्या करते थे, अब तो शायद आप लोग पेन से, सिर्फ पेंसिल से लिखते हैं। पहले एक पेंसिल आती थी जिसको बोला जाता है खड़िया बोलते थे, सफेद रंग का, और काले रंग का स्लेट होता था। आप लोग उसी जमाने के हैं, मैं बता रहा हूं। काले रंग का स्लेट होता था। पेंसिल मतलब चौक समझिए, ये पेंसिल होता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक बच्चा इधर बैठ गया और ऐसे दूरी पे बैठ गया, ठीक है। ये बच्चा 1 है और ये बच्चा 2 है, और एक मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं, और एक है आप। अब क्या होता था, जो लोग होशियार रहते थे ना, तो पेंसिल जीत में ऐसे लंबा लंबा लकीर खींचते थे। लंबा लंबा लकीर का मतलब इसमें जीत कैसे होता था, मैं बता रहा हूं। यहां से मैं ऐसे पेन रखा ऐसे,
और इस पेन को ऐसे उंगली से ऐसे मार दूंगा, और पेन अगर उंगली से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते जाएगा, और यहाँ पे कोई पेंसिल है, इसको अगर इस लाइन से हटा के बाहर कर दिया, मान लीजिए पेंसिल यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, पेंसिल मतलब वही चौक वाला, तो ये पेंसिल यहाँ से हट के यहाँ आ गया, मतलब मैं जीत गया। अब ये पेंसिल मेरा हो गया, रखा किसने था? आपने रखा था। उसी तरीके से अब आपकी बारी आएगी, आप फिर मारेंगे इधर से यहाँ यहाँ यहाँ, मैं यहाँ पेंसिल रखा रहूंगा, अब मैं, आप अगर लग गया तो आप जीत जाएंगे, नहीं लगा तो नहीं जीतेंगे। अच्छा, अब इसमें कैसे आप अनुभव से सीखे? आप ये पहले ही अनुभव कर चुके थे कि अगर ये इससे मारूंगा तो ये थोड़ा दबा है, और इससे मारूंगा तो ये गोल है, तो गोल चीजों का अनुभव आपको पहले से था कि आप इससे मारेंगे तो तेज दूरी तक जाएगा। मान लीजिए एक होशियार बच्चा था, वो जान गया कि इसके पास ऐसे दबा वाला पेन है और दबे वाले पेन से खेलता है, तो मैं थोड़ा सा पेंसिल जीत में लकीर थोड़ा लंबा कर लेता हूं, यहां तक कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां तक पेंसिल जीत में लकीर कर लिया, तो मैं यहां से कितना भी मारूंगा, ये दबा हुआ है तो ज्यादा दूर बच्चे कितना दूर जाएंगे? यहां तक जाकर रुक जाएगा। लेकिन उसके पास एक गोल पेन है और उसको ये भी जानकारी है कि गोल पेन से मारूंगा तो ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो इधर वाला बच्चा जीत जाएगा कि नहीं जीतेगा? तो पुराना अनुभव उसका काम आया या नहीं आया? आपका भी पुराना अनुभव काम आया या नहीं आया? आया। आपको याद आया होगा, हम लोग तो बहुत खेलते थे, अब पता नहीं आप लोग खेलते थे या नहीं। यूट्यूब में देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं देख रहे होंगे तो कौन सा खेल खेलते थे आप लोग अपने स्कूल लाइफ में, वो जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा कोई प्रदर्शन। शिक्षक द्वारा कोई प्रदर्शन आखिर इस गतिविधि में क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि शिक्षक जो है ना, गतिविधि में जो है बच्चा खुद करके सीखता है। जैसे इसको पहले मार के खुद सीखेगा, फिर इसको ऐसे मार के खुद सीखेगा, कौन सा ज्यादा दूर तक गया। अब शिक्षक जो सिखाएगा वो तो ज्ञान दे रहा है, वो उसका गतिविधि का भाग नहीं है। शिक्षक अलग है, बच्चा अलग है, ठीक है। तो इस वजह से जो बच्चा खुद से करके सीखेगा तभी वो गतिविधि का भाग माना जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? सीजी टेट 2019-2012 में पूछा गया। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधि आधारित कक्षा, जो कि व्यापम ने लिया है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो, इसके जगह में कोई दूसरा ऑप्शन हो, तो उसके जगह में आप ये कक्षा भी, ये वाला भी ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधि पर आधारित कक्षा। क्यों ये वाला ले सकते हैं? इसलिए आप ये वाला ले सकते हैं क्योंकि पर्यावरण अगर बच्चे को समझाना है तो कुल मिला के उसको गतिविधि में शामिल करना पड़ेगा। यदि वो गतिविधि में शामिल होता है तभी वो अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाएगा। पेड़ कैसे बड़ा होता है, पत्ते हरे क्यों होते हैं, फल कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, पकने के बाद ही क्यों गिरता है, ये सारी सवाल, बहुत सारे सवाल बच्चे के मन में होते हैं, और उन सारे सवालों के जवाब बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है। तो आप यदि गतिविधि आधारित कक्षा उसको देंगे तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मैंने बताया कि आप ऑप्शन ए भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप ऑप्शन ए लेंगे, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऊपर वाला नहीं दिया है तो आप फिर ये वाला लेंगे, ऑप्शन सी, और अगर नीचे वाला नहीं दिया है तो फिर आप ये वाला लेंगे। दोनों दिया है तो आप ऊपर वाला लेंगे। और देख लेते हैं सीजी टेट कितना प्रश्न पूछा है यार। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जॉन पियाजे और एल.एन. वात्स्की, ऑप्शन बी जॉन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी एल.एन. वायोत्स्की और ब्रूनर, ऑप्शन सी ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन पियाजे और एल.एन. वायोत्स्की। क्यों होगा? क्योंकि ये व्यक्ति कहां का था, याद होगा आपको, ये व्यक्ति था स्विट्जरलैंड का, और ये व्यक्ति कहां का था? ये व्यक्ति था रूस का। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सिद्धांत दिया वो था रचनावाद का सिद्धांत। रचनावाद का सिद्धांत क्या है भैया? रचनावाद का सिद्धांत कुछ भी नहीं है, फिर क्या है? रचनावाद का सिद्धांत ये है कि बच्चा जब भी किसी चीज को, किसी दृश्य को देखता है तो उसका एक वर्चुअल छवि अपने दिमाग में बनाता है, जैसे अभी आप बना रहे हैं, और जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको मैं दिखने लगूंगा।
जब आप पीडीएफ पा जाएंगे और अब पढ़ेंगे तो मैं दिखने लगूंगा कि हाँ सर यहाँ पे ये लिखे थे, यहाँ पे ये लिखे थे। यही तो रचनावाद है, यही तो रचनावाद है। यही तो चीज हमने सीखा रचनावाद के सिद्धांत से ही तो हमने सीखा, इसको मार के फिर इसको मार के कि हाँ ये ज्यादा दूर जाता है। गतिविधि पर आधारित होता है रचनावाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्कीम और स्कीमा। तो हमने कितने क्वेश्चन देखे भैया? हमने क्वेश्चन देखे, देखिए बताता हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब पूछे गए क्वेश्चन देखा हूं मैं, दिखाया हूं मैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन हमने देखा, हाँ यहां से, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां। 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचिए 8 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास से, और अभी आगे पता नहीं और आ भी जाएंगे, मुझे पता नहीं है, अभी पता नहीं है कि आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे अब स्कीम और स्कीमा क्या होता है, ये कहां से आए स्कीम और स्कीमा? रचनावाद के सिद्धांत में जब बच्चा सीखता है तो 2 अवधारणाएं काम आती हैं। पहला अवधारणा जो होता है उसको स्कीमा बोला जाता है या स्कीम बोला जाता है, और दूसरे अवधारणा को स्कीमा बोला जाता है। 2 अवधारणाएं हमने पढ़ी थी ना, जो उसके बाद हम क्वेश्चन देखने लगे थे। रचनावाद का सिद्धांत जब दिया पियाजे ने और जो वायोगस्की ने मिलकर के जो रचनावाद का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने बताया कि रचनावाद में केवल रचनावाद सिद्धांत के अंदर 2 उप सिद्धांत या अवधारणाएं हैं, जिन अवधारणाओं को आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो अब हम पढ़ेंगे रचनावाद के सिद्धांत के अंदर जो प्रमुख अवधारणाएं हैं कि आखिर बच्चा किस किस फेज में कैसे कैसे सीखता है, उसको देखते हैं स्कीम और स्कीमा के माध्यम से। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आइए अब समझते हैं स्कीम और स्कीमा। स्कीम और स्कीमा से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन स्कीम और स्कीमा एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कीमा, उसके बाद देखेंगे स्कीम। स्कीमा क्या होता है और स्कीम क्या होता है? दरअसल कोई व्यक्ति ना हमेशा स्कीम और स्कीमा के बीच प्रक्रिया में चलता रहता है। कोई चीज उसके लिए वही स्कीमा स्कीम बन जाएगा और स्कीम ही स्कीमा बन जाएगा। सॉरी गलत बोल दिया। कोई स्कीम उसके लिए स्कीमा बन जाएगा और फिर से कोई स्कीम उसके लिए स्कीमा बन सकता है। अब स्कीम और स्कीमा में अंतर जाने तो समझ में आए। मान लीजिए एक बच्चे को बताया गया कि यह बकरी है। बच्चे ने एक दृश्य देखा और पूछा कि ये क्या है? बोला एक बकरी है ये। तो बच्चे के दिमाग में तुरंत दिमाग में बैठ गया कि हाँ बकरी का एक मुंह होता है, 2 आंख होते हैं, 2 सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं। ऐसा बच्चे के मन में बैठ गया। अब ये क्या है उसका? ये उसका स्कीम है। अगर आप सॉरी स्कीमा है, पहले स्कीमा समझ रहे हैं, स्कीमा। हाँ तो ये उसका स्कीमा है। क्या क्या हुआ स्कीमा? बकरे का एक सिर होता है, 4 पैर हैं, 2 सींग है। ऐसा वो एक मन में डायग्राम बना लेता है कि हाँ कोई बकरा, अगर कोई ऐसा प्राणी दिखेगा इसका मतलब वो क्या है? वो है बकरा है, जिसके 2 सींग, एक सिर होगा, 2 4 पैर होंगे और 2 सींग होगा, वो बकरा है। चलिए कलर भी कर लिया, काला रंग का दिखेगा वो, ये भी उसको पता है। अब ये उसके लिए क्या हुआ? स्कीमा हुआ। स्कीमा मतलब जानकारियों का इकट्ठा कर लिया, जानकारियों को अपने दिमाग में रख लिया कि ये स्कीमा है, यही उसका स्कीमा है। लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चा जानता है, भेड़ देखता है और वो देखता है कि हाँ भेड़ का भी एक सिर है, 4 पैर हैं, 2 सींग है। मान लीजिए, पता नहीं होते हैं कि नहीं, मेरे को पता नहीं है, भेड़ के सींग होते हैं शायद। अब उसको भी, भेड़ को भी बोलता है कि भैया ये तो बकरा है। छोटा बच्चा तुतला के बोले पापा ये तो बकला है, लेकिन बकला नहीं है वो, पापा ये बकला नहीं है। हालांकि छोटे बच्चों के अलावा भी कुछ लोग तुतलाते हैं,
वो लोग कौन होते हैं बताऊं? अक्सर आपसे कम उम्र के बच्चे होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग हो सकते हैं उम्र में बड़े होंगे, लेकिन अब जो जनरेशन नया आता है ना, उनको लव अफेयर वगैरह होता है, तो वो लोग रात रात भर फोन में बातें करते हैं और 10 बजे 10:30 बजे फोन करते हैं, पूछते हैं बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना खाया कि नहीं, बाबू ने नहाया कि नहीं, तो लाना ही तो है। प्रेम एक अलग चीज है, छोड़िए खैर, लेकिन मैं बच्चे के अलावा भी तुतलाते हैं बच्चे, मुझे याद आ गया। तो भेड़ को बोल दिया बकरा है, फिर उसके पापा ने बताया कि बेटा ये बकरा नहीं है, भेड़ है। तो फिर जाना बकरा और भेड़ के बीच में क्या है, एक अंतर है। और क्या अंतर है, उन्हीं अंतर के बारे में बच्चा जाना, और जब ये अंतर के बारे में जाना, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका स्कीम हो गया। अब हो सकता है कि उसने भेड़ और बकरी के बारे में जानकारी तो ले ली है, कल के दिन वो बैल देखे या वो देखे गाय देखे, और गाय को देखने के बाद वो बोल देता है कि ये या तो बकरा है या तो भेड़ है, लेकिन गाय तो गाय है, ठीक है, या तो ये बकरा है या तो ये भेड़ है, लेकिन गाय तो गाय है। तो गाय के विषय में अब उसका अब क्या हो गया, ये जो चीजें थी बकरी या भेड़, ये उसके लिए क्या हो गए, ये दोनों चीजें यहां से स्कीम काट के क्या हो गया, स्कीमा हो गया। अब फिर से वो सीखेगा बकरी भेड़ और गाय में फर्क है, फिर से वो एक स्कीम ले लेगा अपने अंदर। समझ गए? तो मैं बताया था कोई स्कीम होगा, लेकिन वही स्कीम फिर से स्कीमा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जानकारी उसकी इकट्ठा होती जाएगी, वैसे वैसा उसका स्कीम बढ़ता जाएगा। और स्कीमा क्या होगा, प्रारंभिक जानकारी होगी। इस पूरे उदाहरण से आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, फिर आपको आसान रहेगा। देखते हैं, कल्पना कीजिए कोई बच्ची पहली बार बिल्ली को देखती है और उसने बताया जाता है कि यह बिल्ली है। उसके दिमाग में बिल्ली के कौन कौन से गुण दर्ज होंगे, जो जो गुण दर्ज होंगे वो क्या है, उसका स्कीमा है। शुरू में शायद दर्ज हो कि बिल्ली के शरीर बालदार होते हैं। आगे चलकर शायद और बिल्लियों के बारे में पढ़ के या सुनकर बिल्ली में उसकी दिमागी छवि अन्य गुण जैसे 4 टांगे, दूध पीना, चूहे का पीछा करना, दूसरी बिल्लियों से झगड़ना, लंबी मूछें वगैरह जुड़ते जाएं। अर्थात वो बिल्ली के विषय में एक छवि बनाती जा रही है। किस सिद्धांत के अंतर्गत बेटे? रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत। रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत ही तो पढ़ाया हूं कि दिमाग में एक छवि बनता जाता है, वही तो है, उसी का तो ये अवधारणा है, 2 अवधारणा जो पढ़ रहे हैं। रचनावादी सिद्धांत का स्कीमा और स्कीमा के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं अभी, कि हाँ स्कीमा के अंतर्गत तो बच्चे को बताया जाता है और बच्चा अपना एक छवि बना लेता है कि बिल्ली कैसी होती है। बिल्ली का शरीर होता है बालदार, उसके 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, दूध पीती है, लंबी मूछें होती हैं, ऐसा जान जाता है। बिल्ली में उसकी दिमागी छवि धीरे धीरे विस्तृत होती है, जैसे उसमें ज्यादा कड़ियां एवं संबंध जुड़ते जाते हैं, इस तरह उसके संज्ञान की संरचना को स्कीमा कहते हैं। यानी उसको जानकारी इकट्ठा करना स्कीमा होता है। इसी प्रकार अवधारणा का स्कीमा उस अवधारणा के गुणों और अन्य अवधारणाओं के साथ संबंधों को लेकर किसी व्यक्ति की समझ में रेखा चित्र को प्रस्तुति को कहते हैं। अर्थात स्कीमा सामान्यीकरण की वह प्रक्रिया है जो किसी बच्चे में किसी वस्तु या घटना को देखकर पहले विकसित होते हैं। यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कीम अभी आगे पढ़ेंगे। स्कीम की तरह स्कीमा भी व्यक्ति में बदलता है। यह एक ही व्यक्ति के लिए भी यह वही का वही नहीं रहता। इस अवधारणा के बारे में व्यक्ति की समझ बदलने से स्कीमा भी बदल जाता है। स्कीम की तरह स्कीमा में भी समायोजन एवं परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। जैसे कि फूलों के बारे में उसकी प्रारंभिक समझ जो बनी वह धीरे धीरे विस्तृत होती चली जाती है। अभी स्कीमा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
एक उदाहरण पढ़ते हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया है, और उदाहरण शब्दशः मैंने डलवा दिया। आप सोच के देखिए मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, उसी किताब से पढ़ा रहा हूं जिस किताब से प्रश्न पूछा जाता है, और यही उदाहरण वाला प्रश्न पूछा गया है। जब गुड्डी 2 साल की थी तो वह सारी पतंगों को चिड़िया कहती थी। चिड़िया का उसका स्कीमा यह था कि कोई छोटी चीज जो हवा में उड़ती है, जो वह पतंग को उसमें सम्मिलित कर रही थी। इस सम्मिलन के साथ उसके स्कीमा में समायोजन भी होता है, समायोजन भी हुआ। उदाहरण दूसरा देखते हैं। एक दिन एक बालक एक पक्षी को देखता है और वो पापा से पूछता है कि वह क्या है। उसके पापा बताते हैं कि ये कौवा है। बालक फिर अगले दिन एक कबूतर को देखता है, वो भी काला रहता है, तो बोलता है ये भी कौवा है। ये देखिए यही बालक है, वो दुष्ट बालक। एक कौवा देख लिया, फिर कबूतर को भी कौवा बोल रहा है। अब इस विषय में पूछेगा कि कौवा के विषय में, अगर मान लीजिए यही उदाहरण पूछ लिया कि एक दिन एक बालक एक कौवा को देखता है और बोलता है कि पापा ये क्या है। पापा उसके बताते हैं कौवा है, और फिर दूसरे दिन वो एक कबूतर को देखता है और पूछता है कि तो वो सोच लेता है कि ये भी कौवा है। तो इस विषय में बच्चे की स्कीमा क्या है, यानी उसने कौन कौन सी जानकारी इसमें से उठाई होगी, जिस जानकारी को इसमें सम्मिलित करके या इसमें मैच करके वो देखा होगा कि हाँ ये सारी जानकारियां इससे मैच हो रही हैं, अर्थात ये कबूतर भी कौवा है। तो कौन कौन सी उठाई होंगी? हाँ, कौवे के भी 2 पैर होते हैं, कबूतर के भी 2 पैर होते हैं, कौवे के 2 आंख होते हैं, कबूतर के भी 2 आंख होते हैं, कौवा का एक चोंच है, कबूतर के भी एक चोंच है, कौवे के 2 पंख हैं और कबूतर के भी 2 पंख हैं। अर्थात कौवा या कबूतर सेम हो गया बच्चे के लिए, यानी कौवा कबूतर भी कौवा हो गया बच्चे के लिए। लेकिन जब इसका स्कीम डेवलप होगा और दिमाग बढ़ेगा तो यही कबूतर कौवा अलग अलग हो जाएगा। समझ गए? आइए, बालक कबूतर को कौवा इसलिए कहता है कि कबूतर भी कौवा की तरह दिखता है। बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती है कि जिसके पास 2 पैर हैं, पंख है और जो उड़ सकता है, वो सारी चीजें कौवा है। तो जो जानकारी इकट्ठा किया ना, वही उसका स्कीमा है, ध्यान रखिए। बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से जमा थी, उसी के आधार पर बालक ने कबूतर को कौवा कहा, इसे ही स्कीमा कहते हैं। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए, यही प्रश्न जो सहायक शिक्षक में पूछा गया है। जब गुड्डी 2 साल की थी तो वह सारी पतंगों को चिड़िया कहती थी। चिड़िया के संबंध में उसका स्कीमा क्या है? स्कीमा मतलब जानकारी, स्कीमा मतलब उस चिड़िया के विषय में कौन कौन सी विशेषता उसके पास है। वह छोटी सी चीज जिसके 2 पैर होते हैं, क्या यह उसका स्कीमा हो सकता है? ऑप्शन बी, वह छोटी चीज जिसमें रस्सी बंधी होती है, क्या यह उसका स्कीमा हो सकता है? छोटी सी चीज जो हवा में उड़ती है, क्या यह उसका स्कीमा हो सकता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को सोचने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे को दिमाग देने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, जब भी स्कीमा आपसे पूछेगा तो आप कॉमन चीज देखिएगा। कॉमन चीज अर्थात पतंग और चिड़िया में क्या कॉमन है, क्या कॉमन विशेषता है। तो सबसे पहले विशेषता देखते हैं, वह छोटी सी चीज जिसके 2 पैर होते हैं, क्या ये उसके स्कीमा में शामिल होगा या नहीं होगा? ये उसकी स्कीमा में शामिल नहीं होगा, उसकी जानकारी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया के तो 2 पैर होते हैं, मगर पतंग का तो कोई पैर नहीं होता मेरे दोस्त। तो पतंग तो उसके स्कीमा में शामिल है ही नहीं, यानी 2 पैर वाली चीज तो है ही नहीं, पतंग तो उसके स्कीमा में शामिल कैसे होगा? नहीं होगा। यानी वो कॉमन चीज जो पतंग में भी है और वो कॉमन चीज जो चिड़िया में भी है, वही तो उसका स्कीमा हुआ ना इसके लिए। समझ गए? अब जब वो बच्चा इन चीजों को जानेगा कि नहीं पतंग और चिड़िया में फर्क है, तब वो क्या होगा, उसका स्कीम होगा। डिफरेंशिएट करना सीखेगा तो स्कीम होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कोई छोटी सी चीज जिसमें रस्सी बंधी होती है, क्या ये उसके स्कीमा में शामिल होगा? यानी पतंग और चिड़िया दोनों की विशेषता है क्या, रस्सी बंधना किसी चीज में। तो आप देख सकते हैं, हाँ पतंग में तो रस्सी बंधी होती है, मगर चिड़िया में रस्सी नहीं बंधी होती। इसका मतलब ये भी उसका स्कीमा नहीं है। इसकी माँ, उसकी माँ वाली मदर वाली माँ नहीं है भैया,
विशेषताएं देख रहे हैं, मतलब विशेषता दोनों में कॉमन देखें, ठीक है। वह छोटी सी चीज जो हवा में उड़ती है, क्या ये स्कीमा हो सकता है? छोटी सी चीज मतलब पतंग और छोटी सी चीज मतलब चिड़िया, क्या दोनों हवा में उड़ती हैं? दोनों कॉमन है? हाँ, दोनों कॉमन है। तो यही तो उसका स्कीमा हो गया, ऑप्शन सी। सहायक शिक्षक में पूछा गया सवाल था कि आपसे अब बन जाएगा ऐसा कोई चीज। चलिए अब एक मैं और सवाल पूछता हूं, आपसे ऐसा चीज बनता है कि नहीं, आप देखिएगा। एक कबूतर और कौवा वाली बात पूछते हैं, ठीक है। एक दिन एक बालक पक्षी को देखता है, उसके पापा से पूछता है कि क्या है। उसके पापा बताते हैं कि ये कबूतर है, और मतलब ये कौवा है और ये कबूतर है। तो अगर इस बालक के विषय में पूछा जाए कि कबूतर और कौवा के विषय में, सॉरी यार, हाँ, कबूतर और कौवा के विषय में उसका स्कीमा क्या है, मतलब कबूतर और कौवा के विषय में उसके पास क्या जानकारी है, क्यों वो कबूतर को कौवा कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि उसकी स्कीमा कौन कौन सी है। उसकी स्कीमा ये है कि कौवे के भी दो पैर, कबूतर के भी दो पैर, कौवे के भी दो पंख, कबूतर के भी दो पंख, कौवे का भी एक चोंच, कबूतर का भी एक चोंच, कौवे के भी दो आंख, कबूतर के भी दो आंख। कबूतर काले रंग का है, और अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा स्कीमा नहीं है, मैं बोलता हूं कि सारे जो कौवे हैं वो काले रंग के हैं, तो ये इसकी स्कीमा में शामिल नहीं होगा। जब वो इसकी स्कीमा में शामिल हो जाएगा कि कब कौवा काला होता है जबकि कबूतर दूसरे भूरे रंग का होता है, तब तो वो उसका स्कीम बन जाएगा, यानी अंतर करना सीख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसके स्कीमा में शामिल नहीं है। उसके स्कीमा में क्या क्या शामिल होगी? जो चीजें कॉमन होगी, जो चीजें उभयनिष्ठ होंगी, वही चीजें तो शामिल होंगी। समझ गए? चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न और आ गया, संभावित प्रश्न है। एक बालक के मस्तिष्क में कुछ बातें पहले से जमा थी, उसी के आधार पर बालक ने कबूतर को कौवा कहा। इस अवधारणा या किस अवधारणा पर होता है? स्कीम, समायोजन, स्कीमा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्कीमा के विषय में। अभी भी मैं बोलता हूं दोस्त, समय देर नहीं हुआ है। जिनको भी क्लास ज्वाइन करना हो जरूर क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि ये पेड क्लास होगा, लेकिन आपके तैयारी में बहुत मददगार होगा, क्योंकि पैसे बचा लें आप, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप एग्जाम निकालें। आइए देखते हैं। अब देखते हैं स्कीम। स्कीम क्या हुआ? स्कीम व्यवहारों का एक ऐसा संगठन है जिसे दोहराया जा सकता है। यह एक मानसिक क्रिया है। अपने अनुभव को हम जानते हैं कि बच्ची जो होती है या फिर बच्चा होता है, ठोस अनुभवों में बारंबार संपर्क के जरिए सीखती है या सीखता है। इसके अलावा हर बच्ची का सीखने का अपना ही तरीका होता है। वह अपने पुराने अनुभवों को अपने तरीके से समझती है और इस समझ के आधार पर अपने मन में अवधारणा की तस्वीर बनाती है। मान लीजिए वह फूलों को देखती है। अब स्कीमा हो गया है, अब स्कीम में आ गए। स्कीम मतलब स्पेसिफिकेशन, अंतर करना सीखना। मान लीजिए वो फूलों को देखती है, सबसे पहले उसने लाल रंग का गुलाब का फूल देखा। इस प्रकार उसकी समझ यह होगी कि फूल का रंग लाल होता है, और अगर उससे पूछा जाए कि कोई फूल तोड़कर ले आओ बेटे, तो हमेशा लाल गुलाब फूल तोड़ करके लाएगी। लेकिन उसकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ाया दिया गया। अगली बार अगर उससे पीले रंग के फूल को देखा तो वो फूल को लेकर अपनी समझ बनाती है कि हाँ, फूल लाल भी होते हैं और पीले भी होते हैं, मतलब दोनों में अंतर भी हो सकता है। इस प्रकार उसे अन्य रंग और आकार के फूलों में जितना ज्यादा वास्ता पड़ेगा, उसके फूलों को लेकर उतनी समझ बढ़ती जाएगी। फूलों को पहचानने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे गंध आदि। दरअसल वह जब बच्ची फूल को देख परख करती है तो वह क्या कर रही है? वह बार बार अलग अलग स्थितियों में फूलों को लेकर अपनी दक्षता का विकास कर रही है। पियाजे की शब्दावली में वह अपने स्कीमा में, मतलब वह अपने जानकारी बढ़ाना, मतलब स्कीमा को बढ़ाना, स्कीमा में स्कीम को विकसित कर रही है, अर्थात वह डिफरेंशिएट करना सीख रही है कुल मिलाकर। इस प्रकार वह अपने अनुसार मन में फूल की तस्वीर बनाने की कोशिश करती है और फूल से संबंधित अनेक व्यवहारों का संगठन बना लेती है
और यही अवधारणा स्कीम बनाती है। यह विधि बार बार किसी दूसरे फूल के लिए दोहराती है। पियाजे ने अलग अलग संदर्भों में स्कीम की परिभाषाएं दी, लेकिन एक सी परिस्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापक और बेहतर होती है उसे ही स्कीम कहते हैं। अर्थात जब बच्चा कौवा और कबूतर में अंतर करना सीख जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि ये उसका स्कीम है, स्कीमा नहीं। ठीक है, क्या स्कीम कभी स्कीमा बन सकता है? हाँ, बन सकता है, जैसा कि मैंने बकरी, भेड़ और गाय वाले उदाहरण से आपको बताया था। यह व्यापक क्रिया स्वयं भी कई अन्य क्रियाओं का समन्वित रूप होती है। मसलन बच्ची को फूल पहचानने में स्कीम के अवलोकन की स्कीम का उपयोग होता है और इस अंतर क्रिया के जरिए दोनों स्कीम साथ साथ और विकसित होती जाती हैं। स्कीम के बारे में गौरतलब बात यह है कि एक ही क्रिया के लिए एक उम्र, एक ही पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों की स्कीम भी अलग अलग हो सकती है। जैसे हो सकता है कि मेरे को जानकारी नहीं हो तो मैं कबूतर को भी कौवा बोल दूं, और जो ये कंटेंट बनाया हो उसको जानकारी हो तो कबूतर को कबूतर बोले और कौवा को कौवा बोले, तो ये अलग अलग बात होगी। हो सकता है कि मैं कोयल को छोटा कौवा बोल दूं, कोई जरूरी थोड़ी है, तो मेरा स्कीम तो अलग है। जैसे कि फूल को लेकर हम बड़ों की समझ में कुछ फर्क हो सकती है। जैसे आप तुलसी, घास, गुलर और बरगद के फूलों को फूल की श्रेणी में नहीं रखते। जैसे बरगद का फूल होता है उसको आप फल मानते हैं। अगर किसी को वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया है तो वह कहेगा कि तुलसी में जो मांजर होती है वह फूलों का गुच्छा है। इसी प्रकार बरगद और गुलर के गोल गोल रचनाओं को आमतौर पर बड़े लोग फल मानते हैं, जबकि वनस्पति शास्त्री क्या मानेगा कि वो भी फूल है। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म लेने के दिन ही बच्ची सीखना शुरू कर देती है और कई स्कीम विकसित करती है। जब वह किसी स्कीम की नई स्थितियों पर लागू करती है तो स्कीम उन परिस्थितियों के मुताबिक बदलती रहती है। मसलन क्या आपने देखा है कि किसी बच्ची को पहली बार गेंद मिलती है तो वह क्या होता है, हम मान लेते हैं कि उसने अपनी बोतल या खिलौने के जानवर जैसी कुछ चीजों को ढकेलने की स्कीम विकसित कर ली है। अब वह गेंद पर आजमाती है उसी तरीके से खिलौना, और जो भी खिलौना मान लीजिए इसको ढकेला और गेंद को ढकेला, तो ये समझ पाती है कि नहीं, गेंद के ढकलने का अलग अनुभव है और खिलौनों को ढकेलने का अलग अनुभव है। तो उसने क्या किया, एक स्कीम विकसित कर लिया, एक अंतर विकसित कर लिया। ठीक है, चलिए इस अनुभव से गुजरते हुए विचार प्रक्रिया के जरिए वो गेंद को अपनी ढकेलने की स्कीम में सम्मिलित करती है। उस प्रक्रिया के दौरान उसकी पहली वाली ढकेलने की स्कीम बदलकर एक नई ढकेलने की स्कीम बनती है, जिससे नए लक्षण सम्मिलित हो जाते हैं। बदलाव की इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। मतलब अब पूछ देगा आपसे समायोजन क्या कहते हैं। समायोजन क्या है? समायोजन का मतलब यह है कि पहले कोई स्कीम उसने सीखी, कोई अंतर करना सीखा, पहले कुछ अंतर करना सीखा। मान लीजिए पहले बकरी और भेड़, बकरी था, बकरी के लिए वो स्कीम बनाया कि ये स्कीमा कि बकरी में ये गुण है तो ऐसा कोई भी चीज दिखेगा उसको मैं बकरी मान लूंगा। लेकिन कुछ दिन में उसको भेड़ दिखा, भेड़ को बकरी माना। लेकिन जब भेड़ को बकरी माना तो उसको बताया गया कि नहीं ये भेड़ है और इसके ये गुण है, तो फिर उसको क्या करती है, भेड़ और बकरी को अलग अलग समायोजित करती है कि भाई ऐसा दिखेगा तब बकरी मानूंगी, ऐसा दिखेगा तो भेड़ मानूंगी। तो अलग अलग गुण को जो समायोजित करती है, अलग अलग गुण को जो अलग अलग गुच्छा बना के रखती है, मानिए कि बकरी में ये गुण होंगे, भेड़ में ये गुण होंगे, तो उसी को कहते हैं समायोजन। मतलब समायोजन का मतलब ये है कि एक चीज के विषय में, एक विषय के विषय में, किसी एक वस्तु के विषय में एक अलग जानकारी को अलग पैकेट में रखना और दूसरे वस्तु की जानकारी को अलग पैकेट में रखना, उसी को क्या कहते हैं, समायोजन। ये इतना क्विक होता है, आपका दिमाग तुरंत बता देगा ये भेड़ है, बकरी है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर है, तभी बता रहा है दिमाग। समायोजन की इस प्रक्रिया के जरिए ढकेलने की उसकी स्कीम का विस्तार हो जाता है, यानी नए गुण जुड़ जाते हैं, इस वजह से ज्यादा व्यापक हो जाती है। अगली बार जब हम गेंद को देखेगी तो गेंद के साथ हुए अपने अनुभवों को विकसित कर समझ का इस्तेमाल करेगी। बच्ची की इस दुनिया में उसे धक्का दिए जा सकने वाली चीजें आती हैं, अब नए गुण शामिल हो गए। एक सी परिस्थितियों को बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापक और बेहतर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं या स्कीमा कहते हैं? आप लोग सोच के बताइए। सहायक शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा, समायोजन नहीं होगा, ध्यान रखना। समायोजन क्या है,
एक स्कीम के बाद जब वो दूसरा स्कीम विकसित करता है तो दोनों पैकेट को अलग अलग रखता है या रखती है। तो यही अलग अलग पैकेट रखने की व्यवस्था, जैसे गेंद ढकेलने का कैसा अनुभव है, ये अलग तरीके का उसका स्कीम विकसित हुआ, उसको अलग रखी। और जब किसी इस खिलौने को ढकेलने का उसका अनुभव अलग है तो इसको अलग रखी। तो जब उसको बोला जाएगा कि तुमको कुछ चीज ढकेलना है, मान लीजिए यहां से लेकर के इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर के एक बार गेंद ढकेलना है, ढकेल के यहां तक पहुंचाना है, तो गेंद को धीरे से मारेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना स्कीम विकसित कर ली है कि धीरे से ढकेलूंगी तो गेंद ज्यादा दूर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये रिमोट को उसको ढकेलना होगा तो रिमोट को किससे ढकेलेगी? तेजी से ढकेलेगी। तो ये धीरे ढकेलना और रिमोट को तेज ढकेलना के बीच उसने समायोजन बनाया ना, यही चीज तो समायोजन है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए स्कीम और स्कीमा से इस बार प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। तुलसी के पौधे में मांजर का क्या मतलब है? मांजर क्या है? फल है, फूल है, फूलों का गुच्छा, उपरोक्त सभी तो हमने पढ़ा है। फूलों का गुच्छा वनस्पति शास्त्री उसको बोलेगा। समाज की सीखने में क्या भूमिका है, इसको पढ़ लेते फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। वैसे आसान है। समाज, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस या पास पड़ोस के लोग, अनेक वस्तुओं के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं तथा विभिन्न समुदायों के लोगों के मिलकर बनता है। बच्चा इसी समाज में जन्म लेता है और इसी समाज के संपर्क में आकर सीखता है और इसी समाज में मर भी जाता है, ध्यान रखेंगे। सीखने की इस प्रक्रिया में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभ समाज के एक अंग परिवार से होता है। परिवार समाज का एक अंग है और परिवार से बच्चा सीखना शुरू करता है, क्योंकि परिवार में ही तो सबसे पहले वो जन्म लेता है। परिवार में रहकर बालक बड़ों के व्यवहारों और कार्यों का अनुसरण करके जीवन की मूलभूत क्रियाएं सीखता है, जैसे बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, चलना कैसे है, कूदना कैसे है। और शारीरिक क्रियाएं परिवार के से ही सीखना प्रारंभ करता है। किसी बालक को सीखने में परिवार के साथ साथ विद्यालय का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय में अध्यापकों, सहपाठियों, विद्यालयी वातावरण के संपर्क में आकर बालक विभिन्न प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं में निपुण होता है। विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त वह यह भी आवश्यक है कि बालक समाज के नियमों और कर्तव्यों को जाने और उसका अनुसरण करने का प्रयास करे। समाज के विभिन्न सिद्धांतों तथा नियमों को सीखने के बाद ही बालक राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभा सकता है। एक प्रश्न देखते हैं जो कि आखिरी होगा, CGTET 2012 में पूछा गया है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ निम्नलिखित में से कहां से होता है? तो ऑप्शन ए समुदाय से, बी संगठन से, सी परिवार से या डी मोहल्ले से। तो सही आंसर क्या होगा? परिवार से, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में आता है और वहीं से सीखना प्रारंभ करता है, फिर जाता है समाज में। इस तरीके से ये क्लास हो गया खत्म। मैं फिर से आप लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा, ध्यान से, जिन्होंने भी पूरा क्लास देखा है वो इस क्लास का PDF जरूर ले लेंगे, क्योंकि इस क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं और इन सारे प्रश्नों को अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। अगर आपको ये PDF लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जो मैंने बताया था, क्या, वीडियो नंबर 7, सहायक वीडियो नंबर 7 PDF, ऐसे लिख करके। आपको अगर क्लास पसंद आया, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है तो क्लासेस बहुत सारी YouTube में आएंगी आने के लिए, लेकिन कंटिन्यू तैयारी के लिए पेड क्लासेस भी उपलब्ध हैं। अगर आपको क्लासेस लेना हो तो जरूर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर क्लास नहीं लेना हो तो इसका PDF तो जरूर आप ले लीजिएगा। चलिए, इसी जानकारी के साथ या फिर इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।